जब मैंने वो स्टोरी की तो मैं स्टोरी कर नहीं पा रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था जब गोमाता की इस हालत में देखा। तो आप इसमें रिसर्च किया, मुझे ये बताइए कि उनके दूध में किस तरह से जाता है ये? प्लास्टिक हालांकि कोई पचाने वाली चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इस तरह के सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं तो वो धीरे धीरे वो प्लास्टिक वहीं पड़ा रहता है। गाय के शरीर में प्लास्टिक है तो और उस गाय का हम दूध पी रहे हैं। मूलतः जो प्लास्टिक है, मैं आपको बताऊं कि 50 वर्षों के अंदर प्लास्टिक का करीब 10 गुना से ज़्यादा पूरे विश्व के अंदर इसका उत्पादन हुआ है। प्लास्टिक से दूध का भी आपने कोई संदर्भ जोड़ा है, क्या वो संदर्भ था? दूध में क्या प्रभाव पड़ता है? हम जो प्लास्टिक में पैक करके जो खाना बाहर फेंक देते हैं, तो पशु के, जैसे मैडम ने बताया, उसका संवेदी, वो उसकी संवेदनाएं नहीं है कि वो उसकी बदबू से या उसके किसी भी गंदगी से वो उसको अलग कर सके। नहीं, वो उसको भोजन समझ के खाता है। गवर्नमेंट की भी मंशा होनी चाहिए कि या तो कपड़े की थैली सरकार सस्ते में बांट दे या फिर कोई एनजीओस के माध्यम से। आपको क्या लगता है ओवरऑल इसका समाधान क्या है? माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक दूध के अंदर आ चुका है, पाया जाता है, ये तथ्य स्पष्ट है। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेश जेठमलानी। आज 3 जुलाई है और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बैग मुक्ति दिवस के रूप में देश भर में इसको मनाया जाता है। प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस के रूप में देश भर में लोग इस 3 जुलाई को जानते हैं। आप सोच रहे होंगे हम 3 जुलाई की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में प्लास्टिक की तादाद लगातार बढ़ रही है। प्लास्टिक की, पॉलीथीन की जो थैलियां हम प्रतिदिन घर में उपयोग करते हैं, वो हम बहुत आम सोचते हैं कि हमने थैली उपयोग की और फिर हमने वो थैली अपने उपयोग में ली, फिर बाद में उसको कचरे में फेंक देते हैं और 100 साल तक वो गलती नहीं है। मतलब वो 100 साल तक हमारी गुणवत्ता भी कम करती है भूमि की, और जो पानी की हमें समस्या हो रही है और तमाम तरह की समस्याएं उस जो पॉलीथीन है जिसको हम उपयोग कर रहे हैं उससे होती है। इसलिए आज हम खास बातचीत कर रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजीता शर्मा और प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु शर्मा, जो कि पहले वाइस चांसलर भी रहे हैं बीकानेर के अंदर वेटरनरी यूनिवर्सिटी में। सही बोल रहा हूं? तो खास बातचीत करते हैं। संजीता जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आपने, आई गॉट टू नो कि आपने एक रिसर्च किया है, प्लास्टिक से दूध का भी आपने कोई संदर्भ जोड़ा है, क्या वो संदर्भ था? दूध में क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब मेरा जो मुख्य रूप से जो रिसर्च या जो भी मैंने इसमें अनुसंधान किए हैं वो दूध पे किए हैं। दूध में आपको ये बताना चाहूँगी कि दूध हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बचपन में हम पैदा होते हैं तब से लगा के लास्ट तक दूध तो हमारी हर जगह से जुड़ा हुआ है। और जो दूध है, दूध में आज तक जो हम पहले हमारे था कि सब देश में दूध की नदियां बह रही है। दूध एक ऐसा है पदार्थ जो कि हमें पूरी तरह से शक्ति देता है, हमारी सब तरह के न्यूट्रिएंट्स हमको देता है, सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें दूध में आने लग गई। फिर एक ज़माना आया जब हरित क्रांति आई, बहुत सारे हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लग गए। फिर धीरे धीरे पता चला कि वो पेस्टिसाइड्स पेड़ पौधों से होते हुए गाय खाती है, उसके बाद से वो दूध में होते हुए मानव तक पहुंच रहे हैं। अब ये जो पिछले, जैसे अभी आपने बताया कि पिछले 100 साल से हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे प्लास्टिक जो है इसका भी प्रयोग हमारी लाइफ में बढ़ता जा रहा है। अब हम मात्र ये समझते हैं, आपने ये देखा होगा, से नो टू प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, पर हमारे अंदर वो एक जागृति, एक संवेदना नहीं आ पा रही है कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि उससे तो हमें बहुत सुविधा हो रही है। पर आज हो क्या रहा है, छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियों में घर का बचा हुआ खाना, फल सब्जी के छिलके, ये वो हम सब उसमें डाल के फेंक देते हैं। और जब वो बाहर सड़क पे पड़े रहते हैं तो बस मैं कहना यही चाहूँगी कि जो हमारे ये मूक पशु हैं, आवारा शब्द ना यूज़ करें, पशु तो पशु है, हमारी गाय माता है। जैसे वो जो भी पशु सड़कों पे घूम रहे हैं, गली में घूम रहे हैं, इधर उधर, उनको कोई भी थैली दिखती है, उनके हाथ तो है नहीं, मुंह से खोलने लगते हैं। पर्टिकुलरली गाय के अंदर स्पर्श की, सूंघने की और वो संवेदना नहीं है, उसे समझ नहीं आता, तो वो उस खाने के साथ साथ उस थैली को भी खा लेती है। तो जब ये प्लास्टिक की थैली जब गाय के शरीर में चली जाती है
तो वो वहाँ से ये शुरू हो जाता है प्लास्टिक से। आपने जो कहा ना दूध से ह्यूमन मानव स्वास्थ्य का जो सफ़र है, वो जैसे ही उस खाने के साथ प्लास्टिक की थैली भी उसके पेट में चली गई। गाय का जो शरीर है, गाय के शरीर में प्रकृति ने एक बहुत बहुत बड़ा तोहफा हम सबको दिया हुआ है, उसको कहते हैं र्यूमन। गाय के 4 पेट होते हैं, उन 4 पेट में एक पेट जो सबसे बड़ा है, उसके अंदर क्या होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। वो क्या करते हैं, खाने को पचाते हैं। उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा हम चाहेंगे कि विष्णु डॉक्टर साहब से सुने। इसमें मैं आपको छोटा सा इंटरप्ट करूँगा। मैंने खुद ने गौ माता का वो दर्द देखा है हिंगोनिया जाके 2014 के अंदर। मैंने देखा कि एक गौ माता के पेट में से 40 से 50 किलो पॉलीथीन निकल रही है। हिंगोनिया में वही गौ माता जाती हैं जो सड़कों पर अमूमन जो लोग छोड़ देते हैं, तो वो सड़कों पे घूमती है और इस तरह से कचरा मतलब गार्बेज खाने को बेबस है, मजबूर हैं। जब वो वहाँ जाती है तो मैंने एक ऑपरेशन देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। तो आज हम दर्शकों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल आसानी से पॉलीथीन उपयोग करके और आप फेंक देते हैं और वो कचरे में जाती है, और जो स्थिति परिस्थितियाँ हैं वो रोड पे पड़ी रहती हैं वो, और उसके बाद वो गौ माता खाती है, और जो आप बता रही हैं वो वैसी की वैसी स्थिति मतलब होती है। और कितना पीड़ादायक होगा उस गौ माता के लिए जिसे हम माता मानते हैं, जिसको हम पूजा करते हैं हिंदू धर्म में। उसके बावजूद वहाँ हालात ऐसे हैं कि आप अगर कोई ऑपरेशन देख ले, मेरे आंखों में आंसू थे, और जब मैंने वो स्टोरी की तो मैं स्टोरी कर नहीं पा रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था जब गौ माता के इस हालत में देखा। तो आप इसमें रिसर्च किया, मुझे ये बताइए कि उनके दूध में किस तरह से जाता है ये? देखिए, गाय में जो दूध बनता है वो दूध कहाँ से बनेगा? जो भी चीज़ गाय खाएगी, जब गाय खाएगी, गाय का जो मैंने बताया कि इतना बड़ा जो आमाशय होता है उसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु जो है वो पचाते हैं सब चीज़ों को। प्लास्टिक हालांकि कोई पचाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इस तरह के सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं तो वो धीरे धीरे वो प्लास्टिक वहीं पड़ा रहता है, क्योंकि प्लास्टिक गुच्छा हो जाता है, वो वहीं पड़ा रहता है। धीरे धीरे उसके जो एडिटिव्स होते हैं, प्लास्टिक को बनाने वाले जो तत्व होते हैं, वो सारे रिस के लीकेज हो के वो वहाँ पे उसके अंदर आ जाते हैं, उसके पेट में। पेट से वो एब्जॉर्ब होके खून में चले जाते हैं। खून जो दूध बनाने वाली ग्रंथियाँ हैं, खून से वहाँ तक सारे तत्वों का वहाँ तक वो पहुँचाते हैं, और वहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स में दूध बनता है। तो क्योंकि जब गाय के खून में ये प्लास्टिक के माइक्रो प्लास्टिक्स जो होते हैं छोटे छोटे, और इस पे बहुत ज़्यादा अभी तक अनुसंधान हुआ नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत अनुसंधान हुआ है उससे ये पूरी तरह से ये मिल रहा है कि जो प्लास्टिक के जो माइक्रो प्लास्टिक्स जो निकल रहे थे, जो विघटित हो के आ रहे थे, वो गाय के खून में से धीरे धीरे पहुंच के मेमोरी ग्लैंड्स तक पहुंचे और वहां जाके दूध में आए, और वो दूध से मानव तक पहुंच रहे हैं। तो इससे मैम आपका जो रिसर्च हुआ उसमें ऐसा भी लगता है कि फिर अब मानव तक पहुंच रहा है तो मानव को कैंसर का खतरा बढ़ रहा है उस दूध को पीने पे। अगर मान लीजिए कोई गाय के शरीर में प्लास्टिक है तो और उस गाय का हम दूध पी रहे हैं, बिल्कुल। ये जो प्लास्टिक के जो माइक्रो प्लास्टिक्स जो आ रहे हैं ना, जो दूध से मानव तक पहुंच रहे हैं, ये सारे माइक्रो प्लास्टिक्स जो है, इनका जो अल्टीमेटली ये अफेक्ट जो डालते हैं जब हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, तो ये एक तरह से इसमें बहुत सारे एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स हैं। मतलब जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो थायराइड का हार्मोन निकालती है और जो इंसुलिन निकालती है, या इस तरह की बहुत सारी जो हमारी चाहे उपापचय की जो प्रक्रियाएं हैं उनको संतुलित करते हैं, उन हार्मोन्स को प्रभावित करती है। तो वो सारे जब गड़बड़ा जाएंगे तो ऑब्वियस है वो सारी की सारी बीमारियां होंगी। ऐसे ही ये सारे जितने हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, चाहे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इन सब को भी वो प्रभावित करती है। अल्टीमेटली धीरे धीरे ये जैसे अभी आपने बताया कार्सिनोजेनिक, हाँ, कुछ अनुसंधान। तो देखिए, आप और हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है मैं भी गलती से कर लेता हूँ कभी, लेकिन आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं प्लास्टिक, नो प्लास्टिक, और हमारे ऑफिस में भी हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। हम ये प्रण ले रहे हैं हमारे दर्शकों के सामने। ये देखिए, हम प्लास्टिक का उपयोग लेके गौ माता की तो मृत्यु का कारण, गौ माता तो डेथ हो रही है गौ माता की, लेकिन साथ के साथ हम अपनी मृत्यु का कारण भी बन रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया हमारे को, सजिता जी ने, कि ये
हमारे अंदर इस तरह का हम दूध पिएंगे तो हमारे अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी। अब विष्णु शर्मा जी है, प्रोफेसर रहे हैं, साथ में वाइस चांसलर हैं। विष्णु जी, आप किस तरह से देखते हैं? मैं देखता हूँ कि आजकल लोगों में एक चलन बढ़ गया थड़ियों पर भी, जो प्लास्टिक के कप में चाय पीने का, उसको और किस तरह से देखते हैं? ओवरऑल इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या होना चाहिए? देखिए जितेश जी, आज ये जो विषय है ये आपने बहुत ही सामयिक और प्रासंगिक विषय लिया है, और इसके लिए जो मेरी तरफ से आप प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि मानव समाज के विषय तो हर व्यक्ति उठाता है, लेकिन मूक पशुओं के विषय जो है उठाते हैं। और इस विषय को जो आपने प्लास्टिक का, इसको जिस तरह से आपने रूप दिया है और मोड़ा है आम जन चेतना के लिए कि किस तरह से मूक पशुओं पर प्रभावित कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। भारतवर्ष एक पशु प्रधान देश है, और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि पिछले 25 वर्षों से लगभग भारतवर्ष विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पिछले 25 वर्षों से ये ऐसा तथ्य है जो आम जनता को नहीं पता। और भारत में अमृत के रूप में दूध को पिया जाता है, ये भी आप जानते हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अब उस दूध में अगर कोई इस तरह के तत्व आते हैं जैसे अभी मैडम ने बताया है, मूलतः जो प्लास्टिक का मैं आपको बताऊं कि 50 वर्षों के अंदर प्लास्टिक का करीब 10 गुना से ज़्यादा पूरे विश्व के अंदर इसका उत्पादन हो गया है, और इसका प्रयोग हर जगह पर हो रहा है। जो सॉइल है, जो प्लांट है, जो एनिमल है और जो ह्यूमन है, ये पूरी एक चक्र के रूप में आज की तारीख में उत्पन्न हो गया है, जिसको WHO ने भी कहा है कि वन हेल्थ के रूप में देखना चाहिए। जो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक वातावरण के अंदर है, वो वातावरण से, सॉइल से, प्लांट से, एनिमल से, प्रोसेसिंग से, मार्केटिंग से, इन सब के कारण वो प्लास्टिक है जो हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर गया है। फूड चेन, ये दूध तो एक विषय है, ये हर चीज़ में एंटर कर गया है। और वो जो माइक्रो नैनो प्लास्टिक जो एंटर कर गया है, वो पहली बात तो पशु के कल्याण को प्रभावित कर रहा है। पशु कल्याण के लिए मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पशु कल्याण के लिए हम सबको बहुत संवेदित होना चाहिए, क्योंकि पशु मूक है और उसके कल्याण की जिम्मेवारी हम पर है। हम जो प्लास्टिक में पैक करके जो खाना बाहर फेंक देते हैं, तो पशु के, जैसे मैडम ने बताया, उसका संवेदी, वो उसकी संवेदनाएं नहीं है कि वो उसकी बदबू से या उसके किसी भी गंदगी से वो उसको अलग कर सके, नहीं, वो उसको भोजन समझ के खाता है। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको बाहर नहीं फेंकें तो हम केवल भोज्य पदार्थ को दें, पॉलीथीन को हम यूज नहीं करें और उसको वहाँ नहीं फेंकें। पशु जब उसको लेता है तो जैसा आपने बताया, ऑपरेशन देखा, वो उसके पेट में, क्योंकि पशु, आज गाय एक प्रकृति का ऐसा वरदान है जो हमें दूध किससे दे रहा है, जो हमारे अनाज के बाद जो चापड़, जो हमारे खल, जो तूड़ी बचती है, वो पशु खाता है। तेल निकालने के बाद में जो खड़ बचती है वो पशु खाता है। चावल वगैरह की पॉलिश के बाद जो चापड़ बचती है वो पशु खाता है, और उससे पशु क्या दे रहा है? उस वेस्ट से पशु वेल्थ दे रहा है, दूध दे रहा है उस वेस्ट से, जो कि हमारे लिए। मैम, एक जो रिसर्च हुई थी, तो मैं एक बार अपनी बात पूरी करूँ, तो जब इतना अमृत के रूप में पशु हमें को दूध दे रहा है, तो हमें उस दूध की गुणवत्ता का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, और प्लास्टिक और इसका हमें पूरी तरह से उपयोग में नहीं लेना चाहिए। देखिए, हम एक प्लास्टिक की बोतल का उपयोग करते हैं। अमूमन हम जब भी रास्तों से निकलते हैं तो हम एक प्लास्टिक की बोतल खरीद लेते हैं, 20 रुपए की आती है, सोचते हैं पानी की प्यास बुझ जाएगी, लेकिन उसको 450 साल तक वो मतलब अपने मूल स्वरूप में ही रहती है। बड़ी बात है कि 450 साल तक अपने मूल स्वरूप में रहती है। बड़ी बात यह है कि प्लास्टिक की बोतल में जब आप रेलवे स्टेशनों पे और बस हवाई अड्डों पर या बस स्टेशन पे जहाँ खुला जगह होती है, वहाँ आप प्लास्टिक की बोतल का अगर पानी उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि पानी लीच होता है। मतलब वो सूर्य की किरणें जब उस बोतल पे पड़ती है तो वो लीच होता है और वो प्लास्टिक के कण उस पानी में चले जाते हैं। जब वो इंसान के, मनुष्य के शरीर में जाते हैं तो वो नुकसान होता है। मैम, मेरा एक आपसे सवाल है, मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि प्लास्टिक की जब जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, अगर उनके शरीर में प्लास्टिक उस समय जाए तो उससे भी बड़ा नुकसान शिशु को भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा मुझे एक रिसर्च में और मैंने कहीं पढ़ा था। देखिए, जो भी चीज़ें हैं, जैसे इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है, अभी बहुत पुख्ता रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि
ये जो प्लास्टिक है ये हम यूज़ करते 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 क्या होता है, एक वो लेवल आ जाता है जहाँ पे इनके नेगेटिव इफेक्ट्स आने लगते हैं। अब वो आए हैं तो इस पर अभी बहुत रिसर्च की तो ज़रूरत है, लेकिन एक अगर हम रिसर्च की बात भी ना करें, अगर हम आम जन की भी बात करें तो आप देखो ये प्लास्टिक है, ये अभी प्लास्टिक के जो विघटन हो रहा है, लीचिंग हो रही है इससे तत्वों की, ये जो एडिटिव्स की या प्लास्टिक के जो छोटे छोटे माइक्रो नैनो पार्टिकल्स की, ये सारे जब ह्यूमन तक आ रहे हैं, ह्यूमन ये दूध में भी आ रहे हैं, ये दूध से बच्चे तक भी पहुंच रहे हैं, तो ऑब्वियस है ये नुकसान तो करेंगे ही करेंगे। अभी तक दो चीज़ें अनुसंधानों से दो तथ्य स्पष्ट हो चुके हैं बिल्कुल, कि माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक दूध के अंदर आ चुका है, पाया जाता है, ये तथ्य स्पष्ट है। दूसरा, उस प्लास्टिक के रासायनिक विघटन से जो नेगेटिव एलिमेंट हो रहे हैं, वो नेगेटिव एलिमेंट चाहे दूध में हो चाहे किसी भी चीज़ के अंदर हो, उसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विष्णु जी, अब बात करते हैं कि समाधान की, तो समाधान की बात पे कई चीज़ें सामने आती है। सरकार की मंशा, पहली बात गवर्नमेंट की मंशा होनी चाहिए इसका समाधान करने की, क्योंकि जब गवर्नमेंट की मंशा होगी जब ये चीज़ें समाधान हो पाएगी। जागरूकता तो बहुत ज़रूरी है, जनता को जागरूकता ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट की भी मंशा होनी चाहिए कि या तो कपड़े की थैली सरकार सस्ते में बांट दे या फिर कोई NGOs के माध्यम से। आपको क्या लगता है ओवरऑल इसका समाधान क्या है? मेरे नज़र में जितेश जी, गवर्नमेंट की मंशा तो बिल्कुल स्पष्ट है। समय समय पर विभिन्न सरकारें आई है और सभी ने अपने समय पर, अधिकारियों ने और सब ने इसके लिए रेगुलेशंस बनाए हैं और बनाने की तरफ अग्रसर भी है। लेकिन आम जनता है, उसको प्रण लेना पड़ेगा। जब तक आम जनता संवेदित नहीं होएगी और दानदाताओं को, भामाशाहों को आगे आना पड़ेगा। कई हम उपाय ऐसे कर सकते हैं, जबकि हम पॉलीथीन की थैलियों की जगह दान के रूप में कपड़े के थैले हम एक जगह पर मंडी में, दूसरी जगहों पर हम रखवा दें, भामाशाह रख दें, आम जनता अपने खुद के उससे ले, और वो एक प्रचलन लंबे समय तक। देखिए, मेरा कहने का मतलब है ये दूधारी चीज़ें करनी पड़ेगी। हेलमेट पहले कोई नहीं पहनता था, आज हर व्यक्ति पहनता है। 10 साल पहले जन क्रांति लानी, जन क्रांति नहीं, दोनों चीज़ें, सरकार की पूरी शक्ति और आम आदमी को पूरी संवेदना, तब जाकर ये चीज़ें सॉल्व हुई। हेलमेट आज के समय में ऐसा उदाहरण है जिसको आप कभी भी देख सकते हो, जो आज सफल हो चुका। मैम एक्चुअली क्या है, भारत के तंत्र में मुझे एक समस्या लगी कि सरकार की मंशा भी है, सरकार करना भी चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जैसे लोग, आप जैसे लोग भी गलतियां कर जाते हैं। हम हेलमेट नहीं पहन के जाते तो हम चालान से बचने के लिए पुलिस वाले को रिश्वत दे देते हैं, 200 रुपये, भैया तू रिश्वत ले ले, तो हम बच जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है, वो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो स्ट्रीट वेंडर है, वो व्हाट दे आर डूइंग, वो जैसे ही पकड़ने फ्लाइंग आती है तो उसको पैसे दे के छूट जाते हैं। तो ये तंत्र, मतलब सरकार की मंशा है। मतलब देखिए, आप अब राजस्थान की सरकार भी करना चाहती है, केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार आह्वान कर रहे हैं, सामाजिक संगठन, बड़े बड़े सामाजिक संगठन लगातार आह्वान कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी जनचेतना के बावजूद, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आम नागरिक को भी सोचना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी। देखो, इन सब के साथ में स्वचेतना जिसको कहते हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर और सबको थोड़ा सा सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि आप ये मान के चलो। मुझे कई बार, जैसे हम पहले जब ये दूध का जो होता है ना, सेफ्टी इश्यूज़ पे जब लोगों को समझाते थे, तो हम कई बार उनको ये कहते थे कि अगर तुमने नकली दूध बनाया या अगर दूध में ये मिलावट करी है, तो हो सकता है ये दूध कहीं ना कहीं तुम्हारे बच्चे तक पहुँचेगा जो कि शहर में पढ़ रहा है। तब उसमें अंदर ये चेतना आती थी कि अरे कहीं तो आज जिस प्लास्टिक की थैली को हम फेंक रहे हैं वो वातावरण में जा रही है, वहाँ से ये सारे इसके जो हानिकारक तत्व सब लीचिंग से सब बाहर आ रहे हैं। हो सकता है वो किस गाय ने खाया, किसका आया, और वो दूध वापस मुझ तक आ जाए। तो हमें इस तरह से जनता में एक जागृति लानी पड़ेगी कि ये जो चीज़ है, हो सकता है कहीं इसी दूध को या इसी चीज़ को आपके बच्चे तक ना पहुंचे। विष्णु जी, आप एक काम स्टार्ट कर सकते हैं सर, कि आप अपने आसपास के 10 घरों से पुराने कपड़े ले लीजिए और आप बनाना शुरू कीजिए। मैं भी ऐसा करता हूँ, आप भी ऐसा कीजिए। बिल्कुल यही एक प्रयास है। और लीकेज जो आपने बताया कि रिश्वत दे दे, ये सब चलता रहेगा, लेकिन लाख लोगों के अंदर अगर 100 लीकेज होता है तो कोई बात नहीं,
इनसिग्निफिकेंट हो गया। लेकिन ऐसा ऐसा आज हेलमेट है तो सब पहनते हैं, लेकिन 1000 में कोई 5 है जो इस तरह गलत कृत्य से बचने की कोशिश करता है, लेकिन 995 पहनते हैं। हाँ, है ना? एक जन चेतना जब ले जरूरी लेगी, है। जन जैसे चेतना। कोरोना में लोगों को जन चेतना हुई थी तो अब मास्क लगाने लगे अच्छा, थे। कोरोना के बाद ये प्लास्टिक का और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मास्क जब फेंके लोगों ने, उस तरह की जो चीजें चालू हुई, तो उसके बाद में इसका ग्लव्स है, मास्क है, सारी तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के साथ साथ इस पर्टिकुलर मामले में जन चेतना बहुत ज़्यादा उसकी समझने की जरूरत है। पर्टिकुलरली मूक पशुओं के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरत है, और उससे जो खुद के स्वास्थ्य प्रभाव पड़ रहा है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले केंद्रीय कृषि मंत्री थे, कृषि या पशुपालन मंत्री तो पुरुषोत्तम रूपाला जी, एक बार उनसे बात कर रहा था, वो जयपुर आए थे, तो मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम काऊ हॉस्टल खोल रहे हैं गुजरात में, वी आर प्लानिंग टू डू। मतलब आई डोंट नो कि इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ टिल नाउ, लेकिन उन्होंने उस समय मुझे बताया था, तो मुझे लगा ये अच्छा विचार है। अगर काऊ हॉस्टल खुलेगा, मान लीजिए मैं आज गाय पालना चाहता हूँ, मैं गौ माता गोभक्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं गाय पालना चाह रहा हूँ मेरे घर में, तो मेरा घर तो 50 गज का है, मैं कैसे गाय पालूँ? मेरी इच्छा तो है, जयपुर में 50, 100, 200, 300, इससे बड़ा मकान तो बहुत मुश्किल है। मैं बहुत रिचेस्ट फैमिली होगी वो ले सकता है। तो इस पर आपका क्या विचार है? कुछ ऐसा भी कुछ प्लान हो सकता है जिससे गौ माता की जो बात है कि गौ माता की रक्षा हो सके, वो रोड पे गौ माता नहीं दिखाई दे, इससे एक्सीडेंट भी होते हैं, गौ माता को भी प्रभाव गलत पड़ रहा है। हमारे शरीर पे भी आपने बताया कि दूध में प्लास्टिक आ रहा है, तमाम तरह की जो समस्या हो रही है, इसका समाधान क्या अल्टीमेट? देखिए, भारतवर्ष विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ गौ माता हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है और हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है, हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई है। तो आम जन आज गौ को माता की दृष्टि से देखता है, पूछता है, और उसमें वो संस्कारित है। नई जनरेशन में भी वो संस्कारित है, और हम संस्कारित कर रहे हैं क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति जुड़ी है। अब इसी के लिए आज यहाँ पर गौशालाएं जो बनाई हुई हैं, राजस्थान के अंदर गौशालाएं हैं, भारतवर्ष में गौशालाएं हैं, ये तो एक रूप है, ये एक रूप है गौशालाओं का। मैं अपग्रेड रूप बता रहा हूं। हाँ, नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो मैं जब कुलपति था तो हमने गौशालाओं में भी ये हमने चालू किया था प्रकल्प कि गौशालाओं का वैज्ञानिक आधारभूत उनको प्रदान करें ढांचा। देखिए, भारतवर्ष में और हमारे प्रांत में पैसा देने वालों की कोई कमी नहीं, बशर्ते वो पैसा बिल्कुल पारदर्शी और अच्छे तरीके से अच्छे प्रकल्प के अंदर यूज हुए तो उनको विश्वास हुए। तो आपको सिर्फ यही व्यवस्था स्थापित करनी है कि जो पैसा है वो बिल्कुल सही जगह पर वैज्ञानिक आधार से गौशालाओं को हम समृद्ध कर रहे हैं और वो सामने दिख रहा है, उसके अंदर हो रहा है। एक तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो पहली जो आवश्यकता है और जो पहला जो प्रकल्प किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि राजस्थान के अंदर जितनी भी गौशालाएं, लगभग 4000 के आसपास, और उसमें आप वैज्ञानिकों को जोड़ो, उसमें प्रोफेसरों को जोड़ो, उसके अंदर पशु चिकित्सक जो सरकार के अंदर है उनको जोड़ो, और जिससे भी आप मानस सलाह ले सकते हो ले। और हम राजस्थान को एक ऐसा प्रांत बना सकते हैं जो कि एक आदर्श प्रांत है, जो गौशालाओं के संचालन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो गए। दूसरी जो चीज़ है वो जैसे आपने बताई काउ हॉस्टल, वो एक अलग इशू है। काउ हॉस्टल तो वो है कि मैंने मेरी गाय जो कि एक अच्छी गाय है, उस गाय को, वो आज मेरी गाय 80,000 की गाय है, 50,000 गाय मैंने वहाँ काउ हॉस्टल में रख दिया। वहाँ उसकी सारी चीज़ें प्रॉपर वैज्ञानिक ढंग से हो रही हैं। उसको खाना पीना जो है वो पोषक जा रहा है, उसके दूध प्रॉपर तरीके से निकल रहा है, और उसकी जाँच हो रही है, और उसके पश्चात वो हमारे घर आ रहा है और उसका मैं खर्चा कर रहा हूँ। वो भी बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। वो अगर आज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस उसके अंदर आती हैं तो वो एक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट भी है उनके लिए। एज ए एंटरप्रेन्योर किसी भी चीज़ को आपको कॉमर्स से जोड़ना पड़ेगा। जब तक आप कॉमर्स से नहीं जोड़ोगे तो उसकी लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी नहीं है। गौशालाओं को भी आप कॉमर्स से जोड़ना पड़ेगा आपको। जब तक आप उसको कॉमर्स से नहीं जोड़ोगे, खाली धर्म के आधार पर करोगे, तो उसकी लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी नहीं आती। एब्सोल्युटली, एंड ऑफ द डे मैंने ये सारी चीज़ें बहुत देखी है एज ए कुलपति, और पूरी जिंदगी में मैंने विदेश में, देश में, गांव में, शहर में, सब जगह काम किया। उसके पश्चात मेरा जो निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि जो काऊ है उसकी इकोनॉमी बेस्ड हमें उसका डेवलपमेंट करना है। सर, मैं एक मेरे नोन हैं, आप भी जानते होंगे, विष्णु शर्मा जी, वो गायों के लिए काम करते हैं और मानसरोवर में रहते हैं। वैसे वो अधिकारी हैं, वो कृषि मंडी में अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि गाय से 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं।
लेकिन इस विषय में कोई सोचता नहीं। भाई पैसा भी कमा लेगा, गोवंश भी बच जाएगा, गौ माता भी बच जाएगी, और एज वेल एज जो आप कह रहे हैं कि प्लास्टिक मुक्त भारत की हमारा जो परिकल्पना है, सोच है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन वो भी हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मैम, हम आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज एक पॉलीथीन मुक्ति दिवस है ना, प्लास्टिक बैग हम उपयोग करते हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसी आम जनता हमको सुन रही है, ऐसा क्या करें जो लोगों की, गृहिणियों की आदत नहीं होती, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। सबसे ज़्यादा तो मैं भी चाहूँगी गृहिणियों को ही जागरूक करना, क्योंकि हमें बहुत आसान लगता है। सब्जी आ रही है तो प्लास्टिक की थैलियों में लेके आ गए, सब्जी के सारे छिलके हमने थैलियों में डाले और बाहर फेंक दिए। लेकिन आज मुझे लग रहा है, सुन के आप लोगों को ज़रूर लगा होगा, हर गृहिणी का एक, मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, वो अपने बच्चों के लिए बहुत संवेदित होती है। वो बच्चे पे किसी तरह की आंच नहीं आने दे सकती। तो भाई आप सब लोग जागरूक हो जाओ, जाग जाओ। ये जो प्लास्टिक आज हम फेंक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से ये पशु कल्याण, मानव कल्याण, मानव स्वास्थ्य, सबको खराब कर रहा है। हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को क्या क्या झेलना पड़ेगा इसी चीज़ से, जो आज हम इस प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं। तो आज हमने तो ले लिया, आप सब भी ये ले लें, से नो टू प्लास्टिक बैग्स। तो से नो टू प्लास्टिक की हमारे साथ थे सजीता जी और विष्णु जी। बहुत ही सारगर्भित चर्चा इन्होंने हमारे साथ की और आपको बताया कि प्लास्टिक का उपयोग आने वाली पीढ़ी के लिए, आपकी और हमारी और आपके शरीर के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। सजीता जी ने रिसर्च कर रही हैं, उन्होंने बताया कि हम जो दूध पी रहे हैं उस दूध में भी प्लास्टिक के कण आ रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में तमाम तरह की, विभिन्न तरह की बीमारियां होती है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप जब ही जागेंगे जब कोरोना जैसी बीमारी आएगी? क्या आप जब ही जागेंगे जब अस्पतालों में भर्ती होंगे? क्या आप जब ही जागेंगे जब गौ माता, बड़ी संख्या में गौ माता की डेथ होगी? सवाल ये तमाम है, लेकिन अब जागरूकता आपको फैलानी है। अपने घर में, आपके घर में फटे पुराने कपड़े होंगे, आप लोगों को दान करते हैं, दान अब शुरू कीजिए, आज से प्रण लीजिए और दान कीजिए कपड़े के थैले। नमस्कार।